हेलो एंड वेलकम बैक। आज ये आखिरी वीडियो होने वाला है और इसके बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने मेरे बच्चों को पूरा कंटेंट दिया, अच्छे से पढ़ाया। मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। हमने मैराथन्स करी, हमने लाइव सेशंस किए, पेपर सॉल्विंग करी, कई सारे इस प्रकार के वीडियोस आए। ये आखिरी ऐसा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इसको बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें 12 से 13 मार्क्स का कंटेंट, उनकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उनके फॉर्मुलेज हैं जो कि मैं आपको ब्रशअप करवाना चाहता हूं अगले 10 मिनट में। तो आइए बिल्कुल प्यार से करते हैं इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहली बात आपके सामने आ रही है थर्मल की, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। शुरुआत कर रहा हूं यहां से। आपको मालूम है कि जब कभी भी किसी बॉडी में दो तरफ टेम्परेचर डिफरेंस हो, जैसे मान लो ये एक रॉड है और इसमें एक तरफ टेम्परेचर है T1, एक तरफ टेम्परेचर है T2, इसकी लेंथ है L, तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और जो हीट करंट होता है जिसको कि हम Q डॉट लिखते हैं, दैट इज Q बाई टी, उसका फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T बाई L। डेल्टा T इज द टेम्परेचर और L है लेंथ। ठीक है, यही से आप कंपैरिजन कर सकते हो हीट करंट और नॉर्मल अपना इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। क्यू डॉट है करंट, ये करंट का रोल प्ले कर रहा है। जो डेल्टा टी है ये वो रोल प्ले कर रहा है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस करता है इलेक्ट्रिक करंट में, क्योंकि डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल के कारण करंट फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट करंट फ्लो होता है। तो यहां हमने लिख दिया डेल्टा टी इक्वल टू क्यू डॉट डिवाइडेड बाई एल बाई के ए। अब कंपेयर करो इसको v इक्वल टू आई आर से, तो ये जो टर्म है ये बन गई आर। क्यों? क्योंकि ये v का रोल प्ले कर रहा है, ये आई का, तो ये आर। आर का फॉर्मूला बन गया थर्मल रेजिस्टेंस का L अपॉन के ए। के आपको मालूम है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। अब यदि आपने दो रॉड्स को, जैसे मान लो एक ये रॉड है और इसके बाजू में एक रॉड लगा दी, सीरीज कॉम्बिनेशन, या तो दो रॉड्स को ऐसे पैरेलल में लगा दिया, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, यानी एल वन अपॉन के वन ए प्लस L2 अपॉन K2 है, ये बन जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। यहां पे आप वैल्यू उठा के रखना, वो कई सारे केसेस बनवाता है कि लेंथ बराबर है, एरियाज बराबर हैं, बस वो जो डेटा देगा वो उठा के रखना, इससे पूरा काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, केटीजी की अगर हम चर्चा करें तो केटीजी में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हमको करनी होती है प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 n इंटू एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात, ये जो स्मॉल m है ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं आवाज थोड़ी खराब हो गई है लेक्चर ले लेके। स्मॉल m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहां पे जो फॉर्मुलेज आने वाले हैं वी आर एम एस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल के, यहां मैंने जो m लिखा है ये आपका मोलर मास है। ठीक, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला √3 के टी बाई एम, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसी को आप लोग √3 पी बाय रो लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला √8 बाय पाई आर टी बाई एम, और मोस्ट प्रोबेबल √2 आर टी बाई एम। सबसे ज्यादा उससे कम उससे कम, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग, √8 बाय पाई की वैल्यू 1.6 के आसपास आएगी, करके देखना, और ये √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, तो ये केटीजी की बहुत महत्वपूर्ण बातें, इनमें से सवाल आपको देखने को मिल सकता है 100%। इसके बाद चर्चा बढ़ाते हैं हम लोग मिक्सचर ऑफ अ गैस और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। देखो, सबसे पहले आपको मालूम है कि भैया मोनोएटॉमिक गैस अगर है तो उसके पास तीन लीनियर या तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डायटोमिक गैस के पास तीन ट्रांसलेशनल के साथ साथ दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो टोटल बन गई पांच। ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिक्सचर ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो इसके मैं फॉर्मुलेज बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि सीपी, सीवी और ये जो फॉर्मूले हैं ये आते कहां से हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को हम लोग हमेशा एन सीपी डेल्टा टी लिखते हैं। सीपी इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, ये इसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा, सिंपल सी बात बता रहा हूं। डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ट्रांसफर होती है, उसके बाद वर्क डन होता है। आप ऐसे याद रखना बात को, इसलिए डेल्टा क्यू हमेशा होगा एन सीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू हमेशा होगा एन सीवी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, और वर्क डन पी डेल्टा बी, जिसको एनआर डेल्टा टी लिख सकते हो। यहीं से आप एन डेल्टा टी जब काट दोगे तो एक्सप्रेशन आपके सामने बचेगा ये वाला, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। और सीपी बाय सीवी को आप गामा लिखते हो, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, गामा की वैल्यू आप सीपी की वैल्यू गामा सीवी उठा के रखोगे, तो सीपी आएगा आर गामा अपॉन गामा माइनस वन। बोलो मेरे साथ साथ, सीपी आएगा आर गामा अपॉन गामा माइनस वन, और सीवी आएगा आर अपॉन गामा माइनस वन। महत्वपूर्ण बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच का रिलेशन गामा इक्वल टू एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई एफ। बहुत 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 ज्यादा काम की बात।
इसके बाद अगर मिक्सचर की चर्चा करें तो सीपी मिक्सचर होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, सीवी मिक्सचर N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, गामा मिक्सचर सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लेने की चिंता मत करना, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा पूरी की पूरी पीडीएफ, मेरे नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना। सारी महत्वपूर्ण बातें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले आपके पास वहीं पे आती है। और कल पेपर सॉल्विंग होगी ठीक 5:30 या 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे, सबसे सटीक, सबसे प्रिसाइज और सबसे पहले पेपर सॉल्विंग आपको इसी चैनल पे मिलेगी। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। एसएचएम एंड वेव्स देख रहे हो, मेहनत देख रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस तरफ से। एसएचएम की कंडीशन ये होती है F प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए भाई साहब एसएचएम के लिए। रीस्टोरिंग फोर्स नहीं हुआ तो काय का एसएचएम फिर। F प्रोपोर्शनल टू -x यानी A इक्वल टू -ω²x। A को आप लिख सकते हो d2x/dt², ओमेगा इस तरफ ले आओ, ये बन गया d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है A sin of ओमेगा t प्लस फाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो A ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फिर से डिफरेंशिएट कर दो -A⍵² साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो आप देख सकते हो कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, A और Y के बीच में एक माइनस के साथ रिलेटेड रिलेशन है, जो कि हमने स्टार्ट किया था, वही बात सामने आई है। ठीक, मीन पोजीशन क्या होती है मेरे भाई? मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है, मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम हो, बीचों बीच वो हो। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0, मैक्सिमम 0। मीन पोजीशन पे x 0, v मैक्सिमम a ओमेगा और एक्सेलरेशन 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे x मैक्सिमम यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, स्पीड 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम -a⍵² के बराबर। स्प्रिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो स्प्रिंग के सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2π√m/k, 2π√m/k। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन आप स्प्रिंग्स का करते हो तो बिल्कुल रिवर्स फॉर्मूला 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। क्यों? क्योंकि यहां पे फोर्स सेम होता है सीरीज में और x होता है डिफरेंट, लिखा हुआ है इधर। ठीक है, फोर्स सेम, x डिफरेंट, किसके लिए? सीरीज के लिए। पैरेलल की यदि मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2, यहां पे f डिफरेंट होता है और x सेम होता है, ऐसे याद रख सकते हो बात को। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला t इक्वल टू 2π√L/g। पहला केस, यदि लिफ्ट चल रही है तो L के बाद नीचे जो G है उसको आप G इफेक्टिव लोगे, और वो G प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। सर कब प्लस कब माइनस? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो प्लस, जब नीचे आ रही है तो माइनस। ठीक है, ऊपर जा रही है तो L/G प्लस है, नीचे आ रही है तो G माइनस है। फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ो, उसको डिस्प्लेस करो और छोड़ दो तो वो उस हिंज पॉइंट के अबाउट घूमता रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका हिंज पॉइंट है जहां पे आपने उसको बांध रखा है, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/m/g/d, ये रहा सेपरेशन d। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आइए आते हैं दूसरे भाग पे। यहां हम चर्चा कर रहे हैं वेव्स की। सबसे पहले वेव ट्रेन आपके सामने मैंने बनाई है, ये जो कंप्लीट लेंथ ट्रेवल होती है टी टाइम पीरियड में, ये कहलाती है वेवलेंथ। और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन हम लिखते हैं स्पीड के साथ, v इक्वल टू f टाइम्स ऑफ लैम्डा। F कहलाती है फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी एक वेव किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तीन चीजें चेंज नहीं होती, जो मैं हर बार हर लेक्चर में बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर। और इतनी छोटी सी बात पे हर साल एक सवाल पूछ लेता है नीट, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ ही लेता है, चाहे वो ईएम वेव में पूछेगा, चाहे वेव ऑप्टिक्स में पूछेगा, चाहे वो वेव्स में पूछेगा, लेकिन सवाल इस पे आ जाता है। तो ये आपने लिख दिया v इक्वल टू f टाइम्स ऑफ लैम्डा, डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस इज 2π/λ डेल्टा x। ये डेल्टा x मतलब समझना एक बात के लिए कि अगर ये टोटल में डेल्टा x बोलूं कितना, ये लैम्डा है, और यहाँ पे फेज कितना हो गया, 2π हो गया, तो 2π के करस्पॉन्डिंग डेल्टा x, तो यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितना है, यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, वो आप ऐसे निकाल सकते हो, याद रखना काम की बात है। ठीक है, स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में यदि आप लोग एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो वो किस स्पीड से चलता है, यानी स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, दैट इज √T/μ। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, m/l। साउंड वेव की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड होती है रूट के भीतर गामा p/ρ, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इसी को आप लोग लिख सकते हो रूट के अंदर गामा RT/m। ये करेक्टेड फॉर्मूला है लाप्लासे द्वारा, जिसमें कि प्रोसेस को एडियाबेटिक मान के किया। न्यूटन के फॉर्मूले में से ये गामा गायब था, जो कि गलत फॉर्मूला है। ठीक है, इंटेंसिटी एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ½ ρ v a² ω², रट्टा मार के रख भाई, ½ ρ a v² ω², याद करके रख, बहुत काम का फॉर्मूला है। ओपन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्जामिनर बहुत बढ़िया होता है, वो क्या करता है, वो बोल देता है थर्ड ओवरटोन।
बच्चा सोचता है कि साला ये ओवरटोन क्या था, हार्मोनिक क्या था। प्रॉब्लम यही आती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबको रटी हुई होती है, ओपन की V/2L, क्लोज की V/4L। मैं खुद भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था, फिर मैंने एक तरीका निकाला, मैंने बोला एक काम करते हैं कि भाई देखो ये V/2L है, इसके बाद वाली 2V/2L, इसके बाद वाली 3V/2L। अब जो ये इनके आगे नंबर आ रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके हार्मोनिक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ठीक सुनना, सिमिलरली V/4L, 3V/4L, 5V/4L, तो ये आपका बन गया फंडामेंटल, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक। जो नंबर इनके आगे लिखे हुए हैं फंडामेंटल के मल्टीप्लीकेशन में, वो इनके हार्मोनिक्स बन गए। ठीक है, और आपको ओवरटोन निकालना है, तो पहले फंडामेंटल के बाद वाला फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद वाला सेकंड ओवरटोन, उसके बाद वाला थर्ड ओवरटोन। ये तरीका याद रख लो। तो ओपन के लिए ये आपने बनाया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, टोटल लेंथ λ/2, तो आपने लिख दिया L = λ/2, V = f λ, तो f आ गया V/2L। अगली फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ गई 2 टाइम्स ऑफ V/2L, तो ये बन गया फर्स्ट ओवरटोन, इसके बाद वाला सेकंड ओवरटोन 3V/2L, तो 1:2:3 का रेशियो चलेगा। और क्लोज्ड में ये बन गई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नोड और एंटीनोड का बीच का सेपरेशन λ/4, तो V/4L याद रखना। उसके बाद वाली 3V/4L, क्यों, कैसी बनेगी ये ऐसी बनेगी, ऐसी और ऐसी। ठीक है, दिख रहा है ये ऐसी और ऐसी, तो यहां पे 3 टाइम्स ऑफ V/4L हो जाएंगे। सो 3V/4L, 5V/4L, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के बाद वाली ओवरटोन, इतनी सी बात है। तो ये एक बार फिर पूरी बात हम लोगों ने रिवाइज कर ली, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट की चिंता नहीं करनी है, टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। अगली चर्चा आ रही है भाई साहब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की। देखो जरा क्या दबा दबा के सारी चीजें कंप्रेस करके लेके आया हूं, मजा आ जाएगा तुमको। तो सबसे पहली बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपने पाथ से बेंड होती है। क्यों? क्योंकि उसका ऑप्टिकल पाथ चेंज हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुई। तो पहली बात हमने लिख दी, μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर। म्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C/V, C यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C और V का फॉर्मूला आप ये भी याद रखना, C होता है 1/रूट के भीतर μ0 ε0, और ये म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम। ठीक है, C/V यानी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, और V को f लैम्डा लिखते हो तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के। तो यहीं से आप लिख सकते हो डायरेक्टली μ1/μ2, V2/V1, λ2/λ1। काम की बात है, सवाल बनते हैं। तो ये बात हो चुकी है, ये बात हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। ऑप्टिकल पाथ, जब लाइट किसी पाथ में जा रही है तो उसका ऑप्टिकल पाथ कितना है? D = म्यू टाइम्स ऑफ x, और यहीं से टाइम कितना बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड μx/c। खेल खत्म। अगली बात, शिफ्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, रिफ्रैक्शन हुआ, और ये उसका आप लोगों ने एक्सटेंडेड इमेज बनाई, मतलब कि ये उसकी इमेज बनी शिफ्टेड। कितनी शिफ्ट हुई? T ब्रैकेट में 1 - 1/μ। क्यों? फंडा क्या लगा यहां पे? रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ वाला। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखें, मतलब हवा से हम पानी में देखें, तो ऑब्जेक्ट हमको ऊपर शिफ्टेड दिखता है, लेकिन पानी से अगर हम हवा में देखें तो ऑब्जेक्ट पास में शिफ्टेड दिखता है, उल्टा होता है। वो कैसे याद रखना है? वो ऐसे याद रखना है, D apparent अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल टू D रियल अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रट्टा मार के रख, काम हो गया। या तो ऐसे भी याद रख सकता है कि जब तू ऊपर से देखेगा पानी में, मतलब हवा से देख रहा है पानी में, रेयरर से डेंसर में देख रहा है, तो D/μ ऊपर शिफ्टेड दिखेगा। पानी से डेंसर मीडियम से हवा में देख तो वो तुझको दिखेगा म्यू टाइम्स ऑफ D, मतलब दूर शिफ्टेड दिखेगा। ठीक है, यहां पे ऊपर आया, वहां पे दूर जाएगा। इस तरीके से याद रखना। चलिए ये चर्चा बढ़ा रहे हैं, लेंसेज की बात कर रहे हैं। पहली चर्चा आ रही है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सरफेस ऐसी है और ऐसी है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है या यहां रखा है, तो हम क्या करें? ये दो सरफेसेस बनाई है, कभी ऑब्जेक्ट अंदर दे देता है, कभी ऑब्जेक्ट बाहर दे देता है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, हर जगह पे सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे काम हो जाएगा। μ2/v - μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। μ2 जहां पे लाइट जा रही है, μ1 जहां से लाइट आ रही है। μ2 जहां पे लाइट जा रही है, μ1 जहां से लाइट आ रही है। याद रखना, बहुत काम की बात है। ठीक है, हर जगह पे वैलिड है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि ये म्यू, आर और वी साइन कन्वेंशन के साथ रखने हैं। अगर आप इस सरफेस की बात करोगे तो इसके लिए आर नेगेटिव आएगा, इस सरफेस की बात करोगे इसके लिए आर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन। लेंस इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। 1/f को लिख दिया μl/μm - 1, यानी म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1, 1/r1 - 1/r2। फिर से वही बात, अगर आपके पास इस प्रकार की लेंस है तो ये R1 पॉजिटिव,
R2 नेगेटिव। अगर आपके पास इस प्रकार की लेंस है तो R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन की गलती सबसे कॉमन है रे ऑप्टिक्स में। तो ये बात हम लोगों ने करी अभी रे ऑप्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट। अब बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इतने से में सिमट के आ गया तेरे सामने। देख अब सुनना ध्यान से। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, m इक्वल टू डी बाई यू और m इक्वल टू डी बाई एफ। सर कौन सा कब याद रखना है? ये जितने मैंने ऑरेंज से बनाए हैं ना, ये वाले नीचे वाले, एक तो ये बेस फॉर्मूले तेरे सामने, और ये जो ऑरेंज जिन पे मार्क किया है ये वो केस है जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। ऊपर वाले वो केस है जब इमेज बन रही है डी पे। तो मैग्निफिकेशन इज डी बाई यू। अब तू ये कह सकता है कि 1 अपॉन यू को मैंने 1 अपॉन वी इक्वल 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन यू को मैंने मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख दिया, और हमें पता है कि जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही तो वी को इंफिनिटी कर देगा तू। तो तेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी डिवाइडेड बाई एफ। ये केस बन गया व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो आई रिलैक्स्ड है, इमेज डी पे बन रही है तो आई स्ट्रेन्ड है, तनाव है आंख में। और यहां अगर हम बात करें सेम बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू। ये कब की बात है? स्ट्रेन्ड आई की, यानी कि इमेज डी पे बनी। और ये कब की बात बना दी? सर ये वही बात आ गई कि इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, तो मैंने ये यूई को लिख दिया एफ ई, और ये इसको मैंने क्या लिख दिया? ये वी नॉट को ट्यूब लेंथ एल। सिमिलरली हम बात करें टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन यू नॉट, इसको तूने लिख दिया एफ नॉट, फिर वही फॉर्मूला 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। अब इसमें वापस से वही कंडीशन मैंने लगा दी कि इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रही है तो एम इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ही। खेल खत्म 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 हो गया, पूरा का पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तेरे सामने 2 मिनट के भीतर। अब ये देख, एटम और न्यूक्लियाई सबसे महत्वपूर्ण बात है जिनसे सवाल फंसेगा ही फंसेगा। आर इक्वल टू 0.53 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाय जेड। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर वो एन बाय जेड था या एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर था। एन स्क्वायर बाय जेड। बी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन। ई माइनस 13.6 एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और टोटल के बीच का रिलेशन, पोटेंशियल 2 टाइम्स होती है टोटल के, और ये दोनों नेगेटिव हैं, और काइनेटिक टोटल के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में और होती है पॉजिटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्योंकि बाउंड सिस्टम है, ठीक है। और टाइम पीरियड की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल है एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के, फ्रीक्वेंसीज का रेसिप्रोकल जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। सिंपल। लैम्डा का फॉर्मूला इसने लिखा क्योंकि रटा हुआ है तेरे को, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर वाला। अब देख न्यूक्लियस की बात करें तो आर इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है कांस्टेंट। क्यू फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, क्यू यानी कि एनर्जी रिलीज यहां से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये बन जाएगा, ध्यान से सुनना, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। और यहीं से मैं एनर्जी निकाल सकता हूं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, बेसिकली डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। क्या फंडा है मास डिफेक्ट का? मास डिफेक्ट होता है टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इंडिविजुअली, यानी प्रैक्टिकल मास माइनस थ्योरेटिकल मास इनटू सी स्क्वायर। ये एनर्जी है। तो डेल्टा एम क्या है? जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये लिख दिया तेरे सामने। ड्यूअल नेचर में सबसे महत्वपूर्ण बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कहती है कि आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो जाके क्या करेगी? तो वो जाके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाएगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होती है वर्क फंक्शन के बराबर? वो कितनी होती है? वो होती है फाई इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। और अगर आपने ज्यादा एनर्जी दे दी है वर्क फंक्शन से, तो बची हुई एनर्जी कहां देखने को मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में। यदि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को आप रोकना चाहते हो, जो कि के काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब ये नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा और ये रुकेगा। और वही पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ई टाइम्स ऑफ वी एस भी लिख सकते हैं। बोल जरा बात समझ में आई क्या? तो यहां हम लोगों ने खत्म कर दिया पूरा का पूरा डिस्कशन ये तीनों का। तीनों में से आपको कम से कम ओवरऑल जितना बताया, इसमें से अराउंड 3 से 4 हर पेज पे से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं इन फॉर्मुलेज में से। इनको अच्छे से रट के रखना, लिख के रख लेना, और ये टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। बढ़िया तरीके से पेपर दे के आओ, जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।